नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल अपना मैप से परिचय हो गया था, विश्व के नक्शे से, और आज अपन महाद्वीप की शुरुआत करते हैं। यही आप जो देख रहे हो वही नोट्स मेकिंग पैटर्न है और इसी पैटर्न पे चलेंगे। और नोट्स आपके बेहतर तैयार हो जाए तो आपकी आधी तैयारी हो गई, ये समझो। और साथ साथ में आपको समझना भी है, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कहीं कोई समस्या तो नहीं? ठीक है, ठीक। चलिए साथियों शुरू करते हैं। महाद्वीपों से शुरू कर रहे हैं और कोशिश यह रहेगी कि आपकी क्लास निर्विघ्न चले। लेकिन आपको कल बता दी थी वस्तु स्थिति, ड्यूटियां आ रखी है बोर्ड परीक्षा में, तो फिर वहां पे थोड़ी बहुत यदि डिस्टरबेंस हुई तो मैं टेलीग्राम के अंदर इसकी सूचना जरूर दे दूंगा, ताकि आप भरोसे न रहे। बाकी मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि आपके कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हो। चलिए शुरू करते हैं साथियों अपनी आज की क्लास। अब जैसा आपको पता है, महाद्वीपों की संख्या, नॉर्मल सा प्रश्न है, 7 फेरे हैं और 7 महाद्वीप हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है। तो महाद्वीपों की संख्या 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप अपना एशिया है। कल मैप पे देखा था, वैसे आज भी मैप बताऊंगा आपको एशिया महाद्वीप का, और उसमें देखेंगे अपन क्या क्या चीज है। ठीक है, लेकिन मेन चीज है, देखो प्रश्न जहां से बनते हैं वो पकड़ के चलना जरूरी है। अब हम बहुत ज्यादा गहराई के अंदर जाने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि हमारे मुख्य प्रश्न जो होते हैं वो छूट जाए, तो ऐसा नहीं है। महाद्वीपों से प्रश्न आपको आपके लेवल के पूछते हैं। आप पुराने पेपर उठा के देखें कि कहां से क्या प्रश्न आ रहा है। तो मतलब इतना भी इसमें इंडिया और वर्ल्ड वाले में लड़के बड़े परेशान होते हैं कि सर क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो अपन उसी थ्योरी को लेकर चलेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, वो समझ में आए चीज। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं। अब देखा जाए तो विश्व के अंदर स्थल राशि और जल राशि दो अलग अलग भाग है। सबसे बड़ा भाग जल राशि का है। एक बार प्रश्न बना था ऐसे का ऐसे कि विश्व का कितना प्रतिशत भाग जल राशि का है, तो सीधे सीधे प्रश्न बना था तब 71% भाग, आपके लगभग 71% भाग। वैसे आपको मैंने बताया एक्यूरेट में यदि जाए तो क्रेमर के अनुसार वैसे 70.8% है। ठीक है ना, 70.8% है वैसे। तो 71, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया, 71% लगभग है। तो यहाँ पे स्थल, यदि स्थल का बात करें, ये हिस्से लिखा हुआ है। ठीक है, हिस्से पर जल, और ये तो है जल, 71% तो जल राशि है और 29% है आपके स्थल राशि। ठीक है, तो लगभग 29% आपके स्थल राशि, 29.2 है वैसे एक्यूरेट, क्योंकि यहाँ पे जोड़ोगे तो आपके 29.2 जुड़ेगा तभी 100% हो पाएगा। इसमें से भी महासागरीय जो जल राशि है ना, यानी कि खारा जल, वो 97.5% है। 97% जो है वो महासागरीय जल राशि है और 2.5 ही है वो मीठा पानी उपलब्ध है। ये महासागर में वैसे विस्तृत बताऊंगा आपको, यहां नहीं लिखवा रहा हूं। अब देखते हैं यदि महाद्वीपों की संख्या कितनी है। 7 फेरे हैं और 7 महाद्वीप है, ये याद रहता है। जिसके फेरे हो गए उसे तो याद रहता ही रहता है, और जिसके होने उसे भी याद रहता है। ये लड्डू जो खाए पछता है, जो ना खाए पछता है, सभी को पता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप जिसके अंदर अपन रहते हैं, अब अपन रहते हैं, बड़ा ही होना है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर ये ओसेनिया हो गया। ठीक है, तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। यदि निर्जन महाद्वीप देखा जाए तो फिर अंटार्कटिका है, निर्जन की यदि बात की जाए। ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। द्वीपीय का मतलब है जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। कैसे? चारों तरफ से जो पानी से घिरा होता है वही द्वीप होता है, और ये एक तरह से द्वीपीय महाद्वीप हो गया। ठीक है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप। अब प्रायद्वीप कैसा होता है? 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, जैसे भारत है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग, तो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप। प्रायद्वीपीय महाद्वीप में आ जाता है आपके यूरोप। ठीक है साथियों, श्वेत महाद्वीप। अब श्वेत महाद्वीप किस लिए कहते हैं? बर्फ का जमाव ज्यादा होने के कारण श्वेत महाद्वीप कहलाता है। दक्षिण के अंदर है आपके अंटार्कटिका। ठीक है, सामान्य प्रश्न है, कोई ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। सामान्य प्रश्न है, जो सामान्य जानकारी आपको ध्यान में रखनी है वो है। अब चलते हैं अपन एक एक महाद्वीप को देते हैं और एक एक महाद्वीप के अंदर विशेषताएं देखते हैं। उनमें उसमें स्थित देशों की क्या विशेषताएं हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, उन सबको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपना अब लेते हैं अपन एशिया महाद्वीप। साथियों, एशिया महाद्वीप की यदि बात की जाए, एशिया महाद्वीप का शब्द जो है वो आसु शब्द से उत्पत्ति हुई है। ये इसकी उत्पत्ति आसु शब्द से हुई है, और ये आसु जो है हिब्रू भाषा का शब्द है। ठीक है, हिब्रू भाषा का शब्द है, एसिरियन भाषा भी इसको कह सकते हो आप, इसका शब्द है, और इसका मतलब होता है सूर्योदय। शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए तो इसका मतलब होता है सूर्योदय। ठीक है, अब जापान को उगते हुए सूर्य का देश आपको बताया था मैंने,
तो यहाँ पे जापान किसका हिस्सा है? एशिया का ही हिस्सा है। तो ये चीजें आपको साथ साथ में याद करनी है। अब इसमें वैसे देखा जाए तो जैसे कोई कोचिंग संस्था है या कोई ऐसे ऑफलाइन वगैरह, तो उसमें महाद्वीप और पढ़ाते नहीं है कि महाद्वीप में हम क्या पढ़ाएं, आपको याद करना है सीधा सीधा कि ये विशेषताएं हैं, आपको याद करनी है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का तात्पर्य जहाँ पे याद करने की चीज है उसको अपन ध्यान से देखेंगे कि क्या याद करना है, कैसे याद करना है, ये सारी चीज। ठीक है। संसार का साथियों देखा जाए तो 30% क्षेत्रफल का 30% हिस्सा जो है वो आपके एशिया महाद्वीप रखता है और लगभग 60% जनसंख्या, यानी कि 30 का ही दुगुना कर दो आप, लगभग 60% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया ही है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया ही है। ठीक है। तो संसार की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, 30 दूनी 60। ठीक है। चलिए, अक्षांशीय विस्तार यदि देखा जाए साथियों, 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 11 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। साथियों नहीं पूछा जाता, आज दिन तक मैंने अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का प्रश्न नहीं देखा। फिर क्यों बता रहा हूं कि ये बढ़िया दिखे क्लास में, थोड़े फैक्ट बता दें, क्लास बढ़िया दिखेगा, हाँ यार आज चीज बताई नहीं, इसलिए नहीं। फिर भी अपन ध्यान रखें, क्या पता है एग्जामिनर की सोच के अब सारे तरह के प्रश्न बना दिए, अब क्या बनाए, अक्षांशीय विस्तार दे देते हैं। तो अपन ध्यान में रखें कि 80 डिग्री से 11 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक और देशांतरीय विस्तार इसका जो है 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि पूर्वी भाग में गोलार्ध की बात की जाए तो पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। हालांकि ये सारी चीजें जो है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अपनी गाइड के अंदर भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, गाइड से याद आया, एक लड़के ने कमेंट किया कि सर आपने वन लाइनर में एक गलती की। मैंने भी सोचा यार क्या गलती ऐसी रहेगी, तो आपने सारे मतलब जो है एक एक लाइन में दे दिए फैक्ट। अरे भैया वन लाइनर का मतलब ही एक एक फैक्ट होता है मतलब विस्तृत जो चीज पढ़नी है ना, वो 6 महीने पहले आपको गाइड दे दी है। ठीक है, यही अपने सुगम चेवन प्रकाशन की गाइड दे दी है और बेहतरीन काम किया उसके अंदर भी। और उसके अंदर कुछ मिसटाइप्स जैसे रह गई थी, कोई भी बुक होती है तो जैसे पहला संस्करण जैसे निकला है तो उसके अंदर पूरी 600 पेज टाइप की, तो कुछ मिसटाइप्स रह गई थी, तो उसका अपडेटेड वर्जन सारी की सारी गलतियां निकाल कर और जो नई चीजें जुड़ी है वो जोड़कर अपडेटेड वर्जन भी आपका उसमें आ गया। तो पहले आपको गाइड दी ना विस्तृत तरीके से, फिर आपको समझाया है क्लास के अंदर पूरी तरीके से, उसके बाद में आपको वन लाइनर दिया कि अब जितना भी समझा, जितना भी बिखरा हुआ ज्ञान था उसको आप एक जगह वापस इकट्ठा करके कैसे पढ़ेंगे, एक तरीके से रिवीजन कैसे करेंगे। मतलब बार बार आप इतने डिटेल में जाकर पूरा चीज नहीं दे सकते, आपको रिवीजन करने के लिए सार गर्भित नोट्स चाहिए होते हैं ना, वो नोट्स मेकिंग पैटर्न ही आपको दिया गया। तो वन लाइनर की विशेषता तो ये है। अब कोई सीधे सीधे मतलब उसको ग्रंथ से अगर उसके अंदर तो सर इतनी कहानी दे रखी है, अब कहानी दे दूंगा मैं तो वो वन लाइनर थोड़ी रहेगी। फिर वन लाइनर की अप्रोच, उसका तरीका वो समझना होगा कि ये वन लाइनर है। और वन लाइनर आपके लिए रिवीजन के लिए और समझने के लिए बेस्ट रहता है लास्ट में, जैसे रिवीजन बूस्टर के लिए तो बहुत बेहतरीन रहता है कि आप फटाफट से आपने इतना सारा पढ़ा था, फिर उसके बाद में आप फटाक से कवर हो गया। और वन लाइनर में अपने तो मेहनत भी पूरी की है, सारे के सारे लगभग सब फैक्ट आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, ट्रिक्स मिल जाएगी, सब चीजें हैं। तो वहां पे अब देखो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग सोच होती है। मैंने मेरी तरफ से पूरा एफर्ट दिया, कल हजारों प्रतिक्रियाएं आई, वो एक पोस्ट डाली थी उसके ऊपर कि सर आपकी वन लाइनर हमारे बहुत काम आ रही है। तो ये आपकी प्रतिक्रिया ही मुझे संबल देती है, ताकत देती है। चलिए, सबकी अलग अलग सोच है, वो क्या एक लाइन में क्यों दे दिया, और वन लाइनर मतलब भी एक लाइन में है ठीक है, चलिए हंसना आता है कभी कभी विद्यार्थी। देखो साथियों, ये आ गया आपके एशिया महाद्वीप का नक्शा। ठीक है, प्रमुख देश। हालांकि कल अपन ने वर्ल्ड के मैप को समझा, उसके अंदर सारी चीजें समझी थी। तो देखो यहाँ पे आ गया आपके, अब इसमें रूस का भी कुछ भाग आ जाता है। रूस तो वैसे सबसे बड़ा देश है, विश्व का भी सबसे बड़ा देश है, एशिया में भी है, कुछ हिस्सा यूरोप में भी है। चलिए, इसमें आपको जैसे रूस नहीं दिख रहा, एक और मैप बताऊंगा मैं आपको। अपने ये इंडिया आ गया, ठीक है, भूटान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, वियतनाम, हांगकांग, ये सब आ गया, कोरिया, जापान, ये सब। इस नक्शे को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना। इंडोनेशिया द्वीप समूह इधर आ गया, मतलब इनकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या है। मालदीव आ गया, ठीक है, यहाँ पे। और दूसरा नक्शा जो है वो ये है साथियों, ठीक है। अब इसमें ये देखो रसिया आ गया, रूस सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। उत्तरी भाग इसका साइबेरिया कहलाता है,
जो ठंडा प्रदेश रहता है हमेशा, अब अपन कहते हैं ना साइबेरियन क्रेन आए थे, तो साइबेरियन क्रेन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये मंगोलिया, गोबी मरुस्थल यहाँ पे, ये भारत है, ये भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश वगैरह ये आ गए, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस यहाँ मनीला, ये आपके प्रशांत महासागर, ठीक, ये यहाँ पे हिंद महासागर। और इस तरीके से आप इस नक्शे को अच्छी तरीके से समझ लेना। स्थिति जब समझ में आएगी ना, तब अपने पढ़ने का जो आगे कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे, ये पीडीएफ शेयर करूंगा तो इसके साथ में ये नक्शा भी आपको मिलने वाला है, ठीक है, तो चिंता न करें। चलिए अब देखते हैं एशिया की स्थिति कैसी है, ठीक है। अब एशिया की स्थिति को समझते हैं। देखो ये आ गया आपके एशिया, ठीक है। एशिया के उत्तर में यदि देखा जाए तो आर्कटिक महासागर है, यदि एशिया के पूर्व में देखा जाए तो प्रशांत महासागर है, ठीक है। बेरिंग जल संधि भी आती है यहाँ पे, ठीक। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी आएगी। यहाँ पे देखा जाए तो वैसे कृत्रिम सीमा है, जो अन्य देशों से कृत्रिम सीमा बनती है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृत्रिम सीमा ही है। यहाँ पे आपके काला सागर का, यूरोप से अलग कौन कौन सी चीजें करेगी, काला सागर, काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, ये सब, तो ये चीजें भी मतलब यहाँ पे इनको अलग करती है। लेकिन ज्यादातर देशों से कृत्रिम सीमाएं बनती है, तो इसलिए यहाँ पे कृत्रिम सीमा दोनों चीजें बता दी है, इसलिए क्वेश्चन न करें, समझे इस चीज को, ठीक। दक्षिण के अंदर आपके एम आकार का हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये आ गए आपके प्रमुख जो एशिया की स्थिति यदि देखी जाए तो इसके चारों तरफ कौन कौन से क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एशिया को यूरोप से जोड़ने वाली जो चीजें हैं साथियों वो ये है, ठीक है, याद करनी पड़ेगी। देखो यूराल पर्वत, काला सागर कल बताए थे आपको सारे, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत। अब कैस्पियन सागर वैसे देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील भी यही है, खारे पानी की झील भी है। तो ये है, ये सारी चीजें जो है यूरोप को एशिया से जोड़ने का काम करती है। यहां से प्रश्न बनते हैं, प्रश्न इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अब एशिया और ऑस्ट्रेलिया को जो जोड़ने का काम करता है वो न्यू गिनी द्वीप, ठीक है। एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका को जो जोड़ने का काम करते हैं स्वेज नहर और लाल सागर। अब लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम भी स्वेज नहर करती है। 1869 के अंदर इसका निर्माण हो गया था और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, ठीक है। तो ये स्वेज नहर इन अफ्रीका को एशिया से जोड़ने का काम करती है, लाल सागर और स्वेज नहर, और ये तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। और ये जैसे पढ़ते हो तो उसके बाद में डिस्कशन करो, डिस्कशन से बहुत बढ़िया तरीके से चीजें कवर हो जाएगी, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप के उपनाम की, ठीक है। अब एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो जो सबसे बड़ा है वो महाद्वीपों का महाद्वीप। देखो चित्तौड़गढ़ को दुर्गों का सिरमौर कहते थे, क्यों कहते थे, उसकी विशेषता ऐसी थी। एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी भी विशेषता ऐसी है। विषमताओं का महाद्वीप, विषमताओं का महाद्वीप क्योंकि देखो अलग अलग देशों के अलग अलग प्राकृतिक विशेषताएं हैं, कहीं पे खनिज ज्यादा है, कहीं पे क्या है, अब पाकिस्तान नहरों का देश, बांग्लादेश नदियों का देश, तो सबकी अलग अलग तो विषमताएं हैं बहुत सारी, ठीक है। विषमताएं होते हुए भी एक महाद्वीप है, तो ये विषमताओं का महाद्वीप है। भूत और भविष्य का महाद्वीप, भूत और भविष्य का महाद्वीप की भविष्य में देखो कहीं पे यूरेनियम के भंडार ज्यादा है भविष्य में, और कहीं ऊर्जा के संभावनाएं देखी जाती है, कहीं विश्व के भूतकाल रहा है, कहीं ऐतिहासिक, तो भूत और भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। और पक्षियों का देश उपनाम से भी इसको जाना जाता है। ये सारे के सारे उपनाम एशिया महाद्वीप के हैं, ठीक है। उपनाम भी याद करने हैं भाई, समझ में आवे कौन आवे भाई, यही है तरीका। एशिया महाद्वीप इस तरीके से ही आपको पढ़ना। अब आते हैं अपन प्रमुख विशेषताओं पे, ठीक है। अब एशिया के अंदर प्रमुख विशेषताएं सीधी सीधी आपको याद करने होते हैं और सीधे इसी तरीके से आपके नोट्स बनते हैं, ठीक है साथियों। सबसे बड़ा देश रूस, रूस के बाद में कनाडा, फिर अमेरिका वगैरह, ये इस तरीके से पूरा क्रम है। जब आपको मैं भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आपको ये क्रम की ट्रिक भी लिखवा दूंगा, बता दूंगा, रुकची अबरा ऐसी ट्रिक है, ठीक है। तो रूस का जो उत्तरी भाग है साथियों वो साइबेरिया कहलाता है, उत्तरी बर्फीला भाग है ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, बर्फ ज्यादा है, बर्फ ज्यादा है, सिर्फ गिलास लेके जाना है, बर्फ तो यहाँ पे है, ठीक है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो एशिया के बिल्कुल बीच में से, बन गया प्रश्न तो बहुत तगड़ा प्रश्न है कि कौन सी देशांतर रेखा एशिया के बीच से, मध्य से गुजरती है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। एक ध्यान रखना
कि मकर रेखा एशिया में से नहीं गुजरती है, इसके अलावा 3 रेखाएं गुजरती है। आपके विषुवत व्रत गुजरेगा, कर्क व्रत गुजरेगा और आर्कटिक व्रत गुजरेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एशिया के मध्य से गुजरती है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यदि देखा जाए, प्रायद्वीप का मतलब फिर वापस वही होता है 3 तरफ पानी से घिरा हुआ, तो वो अरब प्रायद्वीप है सबसे बड़ा। ठीक है, अरब प्रायद्वीप के बाद आप भारतीय प्रायद्वीप की तरफ आ सकते हो, भारत की तरफ। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा अरब प्रायद्वीप है। और सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है, जिसे पामीर की गांठ भी कहा जाता है। बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं वहां आकर मिलती है, तो इसलिए पामीर की गांठ भी कहा जाता है। और ये इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, सबसे ऊंचा पठार है ये, तो इसलिए इसे विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है, पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है, जो लगभग 4875 मीटर ऊंचा है। तो पामीर का पठार एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पठार है। और सबसे बड़े पठार की बात करें तो तिब्बत का पठार आपके सबसे बड़ा पठार है। यदि एशिया का सबसे गर्म स्थान देखा जाए, एशिया का, ठीक है ना, विश्व का नहीं, एशिया का सबसे गर्म स्थान देखा जाए तो जैकोबाबाद, और जैकोबाबाद कहां आया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर। 57 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा तापमान यहां का रिकॉर्ड किया गया। तो सबसे ठंडा प्रदेश यदि देखा जाए तो फिर वो है आपके बर्खोयांस, जो लगभग उत्तरी रूस के अंदर ही आता है, और -69 डिग्री टेम्परेचर, 0 पर बर्फ जमती है। -69 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां पे देखा गया। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी साथियों माउंट एवरेस्ट, सभी को पता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। लगभग देखा जाए तो 8850 यानी 8.5 किलोमीटर, किलोमीटर किसको कहते हैं, बहुत होते हैं। ठीक है ना, तो 8850 मीटर है। अब कई पुस्तकों में 8848 मीटर देते हैं। तो ऐसा है, इसके पीछे एक कारण है साथियों कि प्लेट विवर्तनिक थ्योरी ये कहती है कि निरंतर जो है, भारत भी पहले यहां जिस स्थान पे जुड़ा हुआ वहां नहीं था, दक्षिण की तरफ था। प्लेट विवर्तनिक थ्योरी ये कहती है कि निरंतर इनकी जो है प्लेटें बढ़ रही है, तो ये आपस में घर्षण की वजह, सीधी सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, आपस में घर्षण की वजह से जो ये हिमालय वगैरह की उत्पत्ति हुई है ना, वो इसी कारण हुई है। और हर साल जो है लगभग 0.5 सेंटीमीटर के करीब ऐसी बढ़ती है ये इसकी ऊंचाई, और इसी के कारण जो है ये 8848 से अब जो देखा जाता है 8850, सैटेलाइट से लिए गए आंकड़ों के अनुसार 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इन शॉर्ट कारण इसका ये है पीछे का, पर कई लोगों को पता नहीं होता है तो वो फिर बताते नहीं है। ठीक है, भारत के महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट ने इसकी खोज की, इसकी अवस्थिति का पता लगाया, इसी कारण इसका नाम क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट। भाई जिसने खोजा तो उसके कारण वहां पे उसका नाम माउंट एवरेस्ट हो गया। यदि बात की जाए साथियों, सबसे पहले यहां पर चढ़े थे तो 1953 में तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे, ये सबसे पहले चढ़ने वाले यहां पे। 1953 से पहले कोई नहीं चढ़ पाया पूरा, तो ये सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले। हालांकि माउंट एवरेस्ट भी भारत वाला पढ़ेंगे, उसमें और डिटेल से बताऊंगा। जुंको तरबई जो है अपने महिलाओं के अंदर देखा जाए तो जुंको तरबई सबसे पहले चढ़ी। फिर अपने बछेंद्री पाल, भारत की महिलाओं में देखा जाए तो भारत की महिलाओं में बछेंद्री पाल पहले चढ़ी। हिमालय चढ़ने में सबसे बड़ी समस्या आती है ऊंचाई पे जाने पर ऑक्सीजन लेवल की कमी होना, तो वहां पे समस्याएं बहुत सारी आती है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी चाहिए होते हैं, सब कुछ व्यवस्थाएं चाहिए होती है। तो यहाँ पे यही है माउंट एवरेस्ट की विशेषताएं, थोड़ी सी ध्यान में रखना। यदि सबसे गहरा गर्त की बात की जाए, हालांकि ये गहरा गर्त प्रशांत महासागर में है, लेकिन एशिया महाद्वीप से लगा हुआ है, इसलिए सबसे गहरा गर्त, विश्व का भी सबसे गहरा गर्त है। गर्त का मतलब होता है खड्डा। जब आपको महासागरीय उच्चावच पढ़ाऊंगा तो ये व्यवस्थित रूप से इसको भी समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो गर्त ये जो है 11022 मीटर, ठीक है, 11022 मीटर गहरा है, तो इसको ध्यान रखें। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम के अंदर होती है। यदि सेंटीमीटर में बात की जाए तो 1175, लगभग 1200 सेंटीमीटर, ठीक है, लगभग 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहां पे ज्यादा वर्षा होने का साथियों कारण यह है कि यहाँ पे कीपाकार पहाड़ियां हैं, जिसमें आ जाती है आपके गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, ये कीपाकार पहाड़ियां हैं जिसके अंदर बादल एक बार घुस जाते हैं तो हल्के हुए बिना बाहर नहीं निकल पाते, तो इनको हल्का होने के लिए वहीं पे खाली करना पड़ता है पूरा अपना पानी। इसी कारण जो है ये ज्यादा वर्षा होती है
मासिनराम मेघालय के अंदर, भारत के अंदर है। ठीक है, तो विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान भी यही है, न सिर्फ एशिया बल्कि विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी, ठीक है ना, यहाँ पे एशिया की बात होगी फिर, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी चाइना के अंदर है आपके यांगटी सिक्यांग नदी। ठीक है, चीन के अंदर है यांगटी सिक्यांग। सबसे गहरी झील रूस के अंदर बेकाल झील। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप इंडोनेशिया द्वीप समूह का बोर्नियो, जिसे काली मंथन भी कहा जाता है, काली मंथन द्वीप भी कहा जाता है। बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यदि पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देखा जाए तो ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप विश्व का ग्रीनलैंड है। सबसे शुष्क स्थल यमन, अदन, यमन के अंदर। ठीक है, और यमन जो है यूरोप के मतलब पश्चिम में है, एशिया के पूरी तरीके से पश्चिम में स्थित है। सबसे निम्न बिंदु या गहराई पर स्थित झील कह सकते हो आप, वो है आपके मृत सागर। कौन सी है? मृत सागर, 397 मीटर गहरी है। सी ऑफ पीस भी कहा जाता है इसे, बिल्कुल शांति, सी ऑफ पीस। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा और भी अपन पढ़ते हैं, एशिया से रिलेटेड एक क्लास और आएगी कल, उसके अंदर अपन एशिया पूरा कर देंगे, फिर आपके अफ्रीका, फिर इस तरीके से पूरे 4-5 दिन में अपन महाद्वीप पूरे कर देंगे। उसके बाद में चलेंगे महासागर की तरफ। उम्मीद है कि आपकी उम्मीदों के अनुसार ही क्लास आ रही होगी। भाई तो ये एफर्ट दे सका हूं, मेरी तो ताकत इतनी है और इन ज्यादा सामर्थ्य है कौन, लेकिन मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करता हूं कि विद्यार्थियों के लिए कुल मिलाकर उनको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पर बढ़िया तरीके से तैयारी हो। ऐसा नहीं है कि फ्री है तो कुछ भी दे दिया या सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि मैं फ्री करा रहा हूं या पढ़ना पढ़ लो, ऐसा नहीं। फ्री है लेकिन विद्यार्थियों के दिल में यह लगे कि ऐसा चीज तो पैसे देने पर भी नहीं मिल सकती थी जैसी ये मिल रही है। वो चीज, वो स्टैंडर्ड ध्यान में रखकर करने का प्रयास करता हूं। अब पता नहीं कितना सफल हो रहा हूं या कितना नहीं इस प्रयास में, वो तो विद्यार्थी बताते रहते हैं हालांकि समय समय पर, लेकिन प्रयास मेरा हमेशा से यही रहा है, आगे भी रहेगा। चलिए साथियों, सबसे बड़ा द्वीप समूह, अब वो तो था द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है इंडोनेशिया, और लगभग 17,000 द्वीप है, जिसमें से 6,000 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है। मुस्लिम बाहुल्य द्वीप समूह है। ठीक है, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, चाहे इंडिया की एशिया की कह दो चाहे विश्व की कह दो, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,71,800 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, इतनी विस्तृत ये फैली हुई है और ये अपने यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। सबसे खारी झील लेक वॉन टर्की, तुर्की के अंदर स्थित एशिया की सबसे खारी झील है, जिसकी लवणता प्रति 1000 में मापी जाती है, प्रतिशत में नहीं। प्रतिशत जो करते हैं ना अपन, उसमें ये 1 बिंदु लगाते हैं, और प्रति 1000 करते हैं ना, उसमें 2 बिंदु लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 बिंदु है तो 330 प्रति 1000 लवणता पाई जाती है। ठीक है, इतनी खारी है। एशिया की सबसे खारी झील। राजस्थान की सबसे खारी कौन सी है? पंचभद्रा यानी कि पचपद्रा। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील पैगांग झील जो लद्दाख के अंदर है, वो एशिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। अभी आपको स्थिति बताई थी सिंगापुर की मैप के अंदर, सबसे ज्यादा जन घनत्व। ये कह दो आपके विश्व का सबसे ज्यादा जन घनत्व तो भी यही सिंगापुर के अंदर है। ठीक है, एशिया में 3 अक्षांशीय व्रत गुजरते हैं, अभी बताए थे आपको, एक तो विषुवत व्रत, एक कर्क व्रत और एक आर्कटिक व्रत। ध्यान ये रखना है कि मकर रेखा इसमें से नहीं गुजरती है, मकर रेखा नहीं गुजरती, काल्पनिक रेखाएं हैं ये, वैसे मकर रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन, चीन के बाद भारत की लारे थोड़ी है। एक समय ऐसा आएगा जब चीन को भी मुंह की खानी पड़ेगी इस मामले में और इसको पछाड़ देगा भारत, बहुत सामर्थ्य है भारत के अंदर। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर यूपी में, इससे पहले खड़गपुर था लेकिन अब गोरखपुर है। ठीक है, विश्व का लगभग 90% चावल उत्पादन एशिया में किया जाता है। विश्व का लगभग 90% ही सिनकोना उत्पादन इंडोनेशिया में किया जाता है। बहुत सारे फैक्ट है, एशिया इतना बड़ा है कि 10 दिन भी पढ़ो तो भी कम है। यदि देखा जाए पूरे देश है तो अंदर विशेषताएं भी खूब है, लेकिन अपन को ऊपर की वो देख के चलने हैं कि अपने एग्जाम अच्छी तरीके से निकल जाए। ठीक है ना, विद्वान बनने के लिए नहीं पढ़ना है, अब भी अपना प्राथमिकता अपनी ये है कि अपने सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, और जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में आप चाहे जितने विद्वान बनना चाहो बन लेना,
जितना अंदर डिटेल पढ़ना चाहो आप पढ़ सकोगे उसके बाद, क्योंकि मेंटली फ्री हो जाओगे, ठीक है ना। अभी आपके दिमाग में सिर्फ एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए, सिलेक्शन। सर्वाधिक रबड़ उत्पादन वाला देश थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। हालांकि इसकी एक ट्रिक है, थार जो यही बताई, थाईलैंड रबड़ उत्पादन, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पादन में यदि देखा जाए तो सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन सऊदी अरब करता है देश, एशिया में भी और विश्व में भी। तो यूएई सऊदी अरब जो है वो सबसे ज्यादा करता है। इसके बाद में वैसे यूएसए का नंबर आता है, लेकिन यूएसए अपने एशिया का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे अपन ध्यान रखें कि रूस, ईरान, इराक ये प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादन देश है एशिया के। प्राकृतिक गैस उत्पादन में रूस और ईरान का नंबर सबसे ऊपर आता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं एशिया की जो आपको ध्यान रखनी है, सीधे सीधे याद करनी है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्लास देखोगे, उसके बाद में मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, जिस समय मिलती है उसी समय मिल जाएगी आपको। और उसके बाद में ये क्लास देखने के बाद आज की क्लास के अंदर जितनी जानकारी आपको दी है वो अगली क्लास देखने से पहले ये पूरी पूरी याद हो जाएगी। डेली दिन का एक टारगेट बनाकर चलो, सुबह उठते ही कि आज मुझे ये चीजें पढ़नी है, और ये चीजें मैं मेरी पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं सोने वाला नहीं हूं या सोने वाली नहीं हूं, ठीक है। जो भी है, अपनी महिला विद्यार्थी है या पुरुष विद्यार्थी है, जो भी है, तो दिन का एक टारगेट सेट करो, डेली का टारगेट सेट करोगे। देखो, एक बड़े लक्ष्य को भेदने के लिए छोटे छोटे उद्देश्य काम में लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो टुकड़ों में बांटना पड़ता है, तब जाकर वो एकदम सही से रणनीति काम करती है। डेली का टारगेट सेट करो कि एक तो सर की क्लास आएगी, उसको तो हमें रटना ही है, कुल मिला के मतलब पूरी पूरी याद करनी है। इसके अलावा मेरा जो मेन सब्जेक्ट है उसमें से मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूँ, इसके अलावा मुझे और क्या क्या चीजें देखनी है। यदि मैं कोई नोट्स बना रहा हूं तो उसमें से क्या नोट्स बनाने हैं, यदि मैं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई तो मैं उसमें से क्या अभ्यास कर रहा हूं। तो मतलब पूरी प्लानिंग आपको अपने हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से करनी है। और ये छोटे छोटे टारगेट आप लेकर चलोगे तो एक दिन आपका वो बड़ा टारगेट जो आपने सेट कर रखा है, वो इन सब छोटे छोटे टारगेटों के कारण बड़ा टारगेट आपका बिल्कुल आपको मिलने वाला है। कोशिश यही है साथियों कि हर समय आपको वह चीज बताई जाए जो आपके लिए हितकर है, जो आपको करनी जरूरी होती है, ठीक है। बाकी आप उससे ज्यादा समझदार हो, अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए, अपनी क्षमताओं को देखते हुए अपनी प्लानिंग सेट करो। लेकिन सुबह उठते ही एक टारगेट जरूर सेट करो कि मुझे आज पूरे दिन में क्या करना है, और जब तक मैं ये कर नहीं लेता तब तक मुझे सोना नहीं है। यही चीज, यही जज्बा, यही जुनून जब जाग जाएगा, आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।